हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए जो है फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं बिहार स्टेट 2024 रिवीजन क्लासेस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग। इससे पहले का जो वीडियो था वो भी आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड था। इसमें आपने जो है टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण के बारे में जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। और ये एक रिवीजन क्लासेस हैं, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के जो 30 मार्क्स होते हैं वो कंप्लीट करा दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। और सख्त प्रयास ये भी करेंगे कि जो अभी आपका टीचिंग का जो मैंने वीडियो दिया था और ये लर्निंग का है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी जो हमारे नोट्स हैं इसी के बेस पे आपको प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी तैयारी सही से हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो आपका जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस हम आपके साथ कर रहे हैं वो आपके सीटेट में भी है या कोई भी टीटी एग्जाम है उसमें आप इसको दे सकते हैं पढ़ करके। बीपीएससी टीआरई 3 में भी टीचर एप्टीट्यूड का कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टेस्ट आप इससे पास आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट इसके आपको हो सकते हैं या दूसरे कैंडिडेट्स को भी हो सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें जो है हम लोग जो है सीखेंगे आज लर्निंग, अधिगम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे क्या है। एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या क्या चीज़ इसमें जानने वाले हैं। अधिगम का जो अर्थ है वो इसमें आपको जानेंगे, परिचय, परिभाषा, सिद्धांत और अधिगम का महत्व। इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पे पता चलेगा अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के चरण, अधिगम के प्रकार, अधिगम के स्रोत, अधिगम के मूल्यांकन, अधिगम की विशेषताएं। इसके साथ ही शिक्षण और अधिगम के आधुनिक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है जानने के लिए मिलेंगी। तो आइए जो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो है अधिगम का अर्थ या अधिगम की जो प्रक्रिया है, विशेषता हैं, ये सीरियल से आएंगी आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अधिगम का परिचय, अर्थ और परिभाषा। अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम माने होता है सीखना। मीनिंग ऑफ लर्निंग यहाँ पे कह रहा है, यानी कि सीखना। लर्निंग आपको क्लियर हो जाता है, अधिगम में आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। तो सीखना भी आप कह सकते हैं, अधिगम भी कह सकते हैं और इंग्लिश में लर्निंग भी कह सकते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, अधिगम में, अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का जो मतलब है आपका वो क्या है। अधिगम का जो मीनिंग होता है वो है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यानी कि अस्थायी, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन अगर आपको दिखाई देता है व्यवहार में, ठीक है। अब ये अस्थायी परिवर्तन आजा कैसे है, कैसे होता है, अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप। यानी कि आपके व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है जब आप किसी चीज़ का अनुभव करते हैं या अभ्यास करते हैं उसके परिणाम स्वरूप। तो यही प्रक्रिया छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद भी करती है और इसी को बोलते हैं अधिगम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अधिगम। तो अधिगम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको कि अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के माध्यम से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। अधिगम माने अस्थायी परिवर्तन होता है, उसी को सीखना बोलते हैं। और अनुभव या अभ्यास से जो आपका रिजल्ट आता है, जो भी ज्ञान या कौशल आपको मिलता है या व्यू मिलता है या दृष्टिकोण मिलता है, वो आपका जो है अधिगम कहलाता है, ठीक है। एक अधिगम की जो है परिभाषा देख लेते हैं छोटी सी। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यू चलती है। एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जीवन भर चलती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। यह अनुभवों, प्रयोगों और विचारों के माध्यम से ज्ञान और कौशल को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो अधिगम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो देखते हैं। अधिगम के यहाँ पे जो है सिद्धांत दिए हैं 3, ठीक है। अधिगम का जो सिद्धांत है लॉ ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ लर्निंग है, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन है और प्रबलन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा समझते हैं इसको कि सिद्धांत क्या है। तो 3 सिद्धांत हैं अधिगम के, अधिगम का नियम, अनुकूलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट भी है। लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक एक को। सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे अधिगम के नियम को, ठीक है। इसको सीखने का नियम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग भी कहलाता है। और ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है इसका जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया है। इन्होंने सीखने के जो नियम तैयार किए हैं जिनमें प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है और व्यायाम का नियम शामिल है।
ठीक है, यानी कि अधिगम के नियम में कौन कौन से नियम शामिल हैं? सीखने का नियम तो शामिल ही शामिल है, इसके साथ ही जो है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और व्यायाम का नियम। ठीक है, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक, ये कानून ये नियम इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सीखना कार्यों के परिणामों और सीखने वालों की तत्परता से कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे अनुकूलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपका जो दिया गया है, ये दिया है जीन पाइगेट ने। किसने दिया है इसको? इसको दिया है आपके जीन पाइगेट ने। वीडियो अगर आपको जो है समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा होगा, तो आप एक काम करिएगा, इसको जो है क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, क्लियर करने का मतलब क्या है कि आप अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ओके लिखिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में जो है लिख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो उसको हम एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो अनुकूलन का जो सिद्धांत है, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत या नियम, सीखने का नियम जो है किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? जीन पाइगेट। किसका है? जीन पाइगेट। ठीक है, जीन पाइगेट का है अनुकूलन का सिद्धांत। क्या है इसमें? यह सिद्धांत जीन पाइगेट से संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कैसे बच्चा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया की बेहतर समझ होती है। तो ये अनुकूलन का सिद्धांत है। अनुकूलन मतलब वातावरण, समायोजन, आत्मसात। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, जो भी बच्चा जो है संज्ञान में जो चीज़ें अपने वातावरण से ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुकूलन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अनुकूलन। जीन पाइगेट का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत को एक सिद्धांत और भी कहा जाता है, वो होता है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, यह सिद्धांत किसका है? यह आपका जो है बीएफ स्किनर का सिद्धांत है। तो बीएफ स्किनर क्या कहते हैं देखते हैं। यह सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लें। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है आपका जो है बीएफ स्किनर का है। क्या कहते हैं भाई? बीएफ स्किनर क्या कहते हैं? कौन सा सिद्धांत? प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, बीएफ स्किनर। ठीक है, अब ये कहते हैं प्रबलन के सिद्धांत में कि ऑपरेट कंडीशनिंग पर स्किनर के काम ने व्यवहार को मजबूत करने में, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। सीखने में सकारात्मक पहलू भी होता है, नकारात्मक भी होता है, दोनों की भूमिका पर प्रकाश डाला है बीएफ स्किनर ने प्रबलन के सिद्धांत में। और उन्होंने प्रदर्शित किया है कैसे सुदृढ़ीकरण रणनीतियों का उपयोग करके व्यवहार को आकार दिया जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है। इन सिद्धांतों ने आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं के विकास और मानव सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो अधिगम का सिद्धांत आपका हो गया थॉर्नडाइक का, अनुकूलन का बीएफ स्किनर का, अनुकूलन का जीन पियाजे का हो गया, और इसके बाद प्रबलन का आपका हो गया स्किनर का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिद्धांत की बात तो हो गई, परिभाषा हो गई, परिचय हो गया। ठीक है, अब आते हैं अधिगम के महत्व पर। अधिगम का जो महत्व है, ठीक है, 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि सीखने से व्यक्ति क्या क्या चीज़ सीखता है या क्या क्या चीज़ का विकास होता है। पहला होता है व्यक्तिगत विकास, दूसरा होता है सामाजिक समायोजन, तीसरा होता है व्यावसायिक सफलता, और नैतिक और सांस्कृतिक विकास। तो ये चीज़ें जो हैं अधिगम में अगर नहीं विकसित हो रही हैं तो अधिगम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विकास का मतलब क्या होता है? जो बच्चा है, जो बालक है, उसका अपना सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, आप व्यक्तित्व का विकास भी कह सकते हैं, इसमें खासतौर से व्यक्तित्व का विकास आता है। सामाजिक समायोजन होना चाहिए। सामाजिक समायोजन का मतलब कि इस तरीके से वातावरण से क्रिया करे, प्रक्रिया करे, ताकि वो बैलेंस कर सके सोसाइटी में। ठीक है, व्यावसायिक सफलता, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो जो है कुछ जॉब कर सके, रोजगार कर सके। नैतिक और सांस्कृतिक विकास होना चाहिए ताकि मॉरल वैल्यू सोसाइटी में बनी रहे और वो अपने कल्चर को हमेशा याद रखे। तो ये जो है अधिगम के महत्वपूर्णता है, यानी कि अधिगम का महत्व है, क्यों अधिगम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका
अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया में जो है 4 चरण होते हैं। पहला होता है प्रेरणा, दूसरा होता है प्रयास, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथा है प्रबलन। अब एक एक को समझते हैं। पहले समझते हैं प्रेरणा क्या होता है। प्रेरणा, प्रेरणा मोटिवेशन भी कहते हैं इसको आप। यह वह चरण है जहाँ व्यक्ति में कुछ नया सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रेरणा अधिगम की शुरुआत का कारण बनती है। प्रेरणा जो है अधिगम का, ठीक है, लर्निंग का क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ये लर्निंग का जो है फर्स्ट स्टेप है प्रेरणा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रयास, एफर्ट। इस चरण में व्यक्ति अधिगम की दिशा में प्रयास करना शुरू करता है। इसमें अध्ययन, अभ्यास और मेहनत शामिल होती है, ठीक है। यानी कि प्रेरणा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड प्रयास, एफर्ट, ये स्टेप है आपके अधिगम की प्रक्रिया के जो है चरण है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रेरणा मिल जाती है, प्रयास शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स, प्रयास के बाद व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। और इससे अधिगम की गुणवत्ता का पता चलता है। तो प्रतिक्रिया क्या डिफाइन करती है, अधिगम की गुणवत्ता। ये सही भी हो सकती है और गलत भी। तो क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने सही सीखा है या गलत सीखा है, ठीक है। फिर लास्ट में जो आखिरी स्टेप होता है अधिगम की प्रक्रिया का, वो होता है प्रबलन, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में, ठीक है, क्या होता है, प्रतिक्रिया के बाद व्यक्ति को प्रबलन मिलता है जो उसकी अधिगम प्रक्रिया को मजबूत करता है। सकारात्मक प्रबलन अच्छे प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, जबकि नकारात्मक प्रबलन गलतियों को सुधारने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रबलन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रबलन जो होता है वो आपका जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। और सकारात्मक से क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, ठीक है। और नकारात्मक होगा तो नकारात्मक का मतलब जो है खराब प्रदर्शन नहीं करेंगे, आपको गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा या गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा वो प्रॉब्लम जो है आपको मदद करेगा। तो ये अधिगम की प्रक्रिया के जो है आपके 4 स्टेप हैं जो कि सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले व्यक्ति प्रेरित होता है, फिर प्रयास करता है, फिर प्रतिक्रिया देता है, फिर प्रबलन होता है। प्रबलन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के अधिगम के प्रकार, ठीक है। अधिगम के प्रकार, अधिगम के जो है यहाँ पे 3 प्रकार दिए हैं, संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और व्यवहारात्मक, जिसको कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग और बिहेवियरल लर्निंग कहा जाता है। तो अब एक एक को देखते हैं, इसके डेवलपमेंट किसने किए हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो जीन पियाजे का है। इसके जो डेवलपर है वो कौन है, जीन पियाजे। कौन है इसके डेवलपर, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पाइगेट भी आप बोलते हैं, ठीक है। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच समझ और समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक अध्ययन आपके दिमाग से रिलेट करता है, ठीक है। संज्ञानात्मक अध्ययन क्या होता है, दिमाग से, क्योंकि संज्ञान कहाँ से लेता है, माइंड से लेता है। तो संज्ञानात्मक अध्ययन जो है कहाँ से रिलेट करता है, दिमाग से। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, कैसी प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक अध्ययन में क्या होता है, मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है। कौन कौन सी करता है, जैसे सोच समझ और समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम इसके जो डेवलपर हैं, भावात्मक अधिगम जिसको अफेक्टिव लर्निंग भी कहा जाता है, इसके जो आपके डेवलपर हैं वो हैं डेविड क्रैथहोल। कौन है, डेविड, ठीक है। भावात्मक अधिगम के कौन है, डेविड क्रैथहोल इनका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है कि भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भावनात्मक अधिगम में भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तीसरा है व्यवहारात्मक अधिगम, बिहेवियर लर्निंग में क्या होता है, पहले तो इसके डेवलपर कौन है देख लेते हैं। बीएफ स्किनर इसके डेवलपर हैं। कौन है, बीएफ स्किनर, ठीक है। इसके डेवलपर हैं स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर। क्या होता है इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। व्यवहारात्मक अध्ययन क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार और उससे जो प्रतिक्रिया हुई उससे बालक सीखता है, जिसे प्रबलन और दंड का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। तो व्यवहारात्मक अधिगम को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो प्रबलन और दंड से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जो जोर दिया जाता है सीखने का जो तरीका होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। डेवलपर हैं स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे अधिगम के स्रोत। अब अधिगम के स्रोत, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है अनुभवजन्य अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिगम
में जो औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा जो दी हुई है, ठीक है, इसके मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो औपचारिक शिक्षा सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन को समझते हैं, ठीक है। यह वह शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से संरचित और नियमित तरीके से प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज से संबंधित होती है। इसमें पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होता है, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र या मार्कशीट मिलती है, उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। यहाँ से आप सीखते हैं, ये लर्निंग का एक प्रोसेस हो गया। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। यह शिक्षा औपचारिक संस्थाओं से बाहर होती है। इसमें दैनिक जीवन के अनुभव होते हैं, पारिवारिक और सामाजिक संबंध और मीडिया आदि के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलती है उससे सीखते हैं। तो इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, यानी फैमिली, मीडिया, सोशल रिलेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस वो आपको सीखने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुभवजन्य अधिगम, अनुभव, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये तो खुद ही बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यह शिक्षा अनुभवों के माध्यम से होती है जहाँ व्यक्ति किसी गतिविधि में सीधे भाग लेकर सीखता है। इसमें कार्यशाला यानी कि लैब, प्रायोगिक परियोजनाएं और नौकरी पर प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, चाहे वो कार्यशाला से, लैब से सीखें, चाहे प्रायोगिक परियोजनाओं में भाग लेकर सीखें, चाहे नौकरी पर प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप करके सीखें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनुभवजन्य अधिगम। ये हो गया आपका अधिगम के स्रोत। ये 3 स्रोत हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम। इन 3 स्रोतों से जो है आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषता में क्या क्या होता है, सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत अंतर होता है सीखने में, प्रेरणा की भूमिका अलग अलग होती है, अधिगम की स्थायित्व और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। एक एक करके समझ लेते हैं इसको। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, कंटिन्यूअस, कोई अंत नहीं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। व्यक्ति अपने अनुभव और परिवेश से लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगला है व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर में हर व्यक्ति अलग होता है, सीखने की गति, तरीका और क्षमता में भी अंतर होता है, इसलिए अधिगम व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रख के टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। प्रेरणा की भूमिका, प्रेरणा की भूमिका में क्या आता है, प्रेरणा अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है तो वह उसे बेहतर और जल्दी सीखता है, ठीक है। तो सतत प्रक्रिया का होना जरूरी है। अधिगम क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। व्यक्तिगत अंतर, विभिन्न प्रकार का अलग अलग सीखने की गति होती है, ठीक है, मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, तो व्यक्तिगत अंतर भी सीखने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रेरणा की भूमिका यानी कि आप किसी व्यक्ति को किस तरीके से मोटिवेट कर पा रहे हैं, कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं ताकि वो सीख सके। फिर आता है अधिगम का स्थायित्व। अधिगम का जो स्थायित्व होता है वो दीर्घकालिक होता है, इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। ये सही तरीके से जो चीज़ें सीखी जाती हैं उन्हें आप लंबे समय तक रह सकते हैं और वो व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा दिखाई देता है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उसकी कोई स्किल है जिसका वो स्पेशलिस्ट होता है। तो अधिगम की स्थायित्व ये उसकी विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, इसमें क्या होता है, अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की विशेषता, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण और अधिगम के आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है छूट रही है, जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसमें अधिगम की जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ और भी चीज़ें, 4 विशेषताएं उसमें जो है 3 विशेषताएं और हैं, ठीक है। जैसे अस्थायी परिवर्तन होता है, अनुभव आधारित होता है और सक्रिय प्रक्रिया। यानी कि अधिगम क्या होता है, अधिगम में क्या होता है, आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, अनुभव आधारित या अधिगम अनुभव अभ्यास से होता है, या सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसे अपने अनुभव से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे या मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे, जिसमें दिया है कि शिक्षण यानी सीखने का जो मॉडर्न अप्रोचेज है या मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या आता है, डिजिटल शिक्षण और अधिगम, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, अभिप्रेरणा के नवीनतम मॉडल का इस्तेमाल होना चाहिए, मूल्यांकन और प्रक्रिया के आधुनिक तरीके इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। एक एक करके समझते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। डिजिटल शिक्षण अधिगम सबसे पहले समझते हैं क्या है, डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें जो है तकनीकी के विकास ने शिक्षण और अधिगम के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, सब लोग जानते हैं। जैसे ऑनलाइन कोर्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल उपकरण शिक्षण को अधिक सुलभ और प्रभावी बना रहे हैं। यानी कि आपके पास इतने मेथड्स ऑफ टीचिंग वे हैं डिजिटल वे में
कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे ऑनलाइन कोर्स कर लें, चाहे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीख लें, या डिजिटल उपकरण के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिजिटल शिक्षण अधिगम। ठीक है, ये दृष्टिकोण का मतलब इस समय किस तरीके से आप सीख सकते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं कुछ भी हों। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? ये आधुनिक दृष्टिकोण है, टीचर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करें, चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं कुछ भी हों। ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को, विशेष रूप से विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना है। इसमें कक्षा में विविधता और समानता को बढ़ावा दिया जाता है, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के नवीनतम मॉडल। अभिप्रेरणा के नवीनतम मॉडल क्या है? अभिप्रेरणा के जो नए मॉडल आते हैं, यानी सीखने के, लर्निंग के जो नए मॉडल हैं, जैसे आत्मनिर्धारण सिद्धांत है, विकासात्मक मानसिकता है, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वयं को प्रेरित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये अभिप्रेरणा के नए मॉडल हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया की आधुनिक तरीके। मूल्यांकन तरीका चेंज हो जाता है भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। आधुनिक मूल्यांकन विधियों में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, पीयर फीडबैक होता है, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होता है, यह छात्रों को निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार के अवसर प्रदान करता है। तो मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के आधुनिक तरीके भी अपना करके आप टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या है भाई? शिक्षण और अधिगम का निष्कर्ष क्या है? शिक्षण निष्कर्ष का अधिगम निष्कर्ष ये है कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। जहाँ शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों का संचार करना, वहीं अधिगम छात्रों के ज्ञान, व्यवहार और दृष्टिकोण में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संचार करना। और अधिगम का उद्देश्य क्या है? अधिगम का उद्देश्य है छात्रों के ज्ञान, व्यवहार और दृष्टिकोण में अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। तो एक सफल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक केंद्रित, संवादात्मक और अनुभव आधारित होनी चाहिए, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह से जो है शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं और इनका सफल संचालन छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो है आज का चैप्टर था। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके जो 2 वीडियो आ चुके हैं इनके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको जो है शॉर्ट आउट कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।